नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजों में शामिल भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के बारे में। दरअसल गांधी मेडिकल कॉलेज में चर्चा की विषय ये बना हुआ है कि पिछले 7 महीनों में स्ट्रेस की वजह से 2 मेडिकल स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली। अब स्ट्रेस का इलाज तो लोग डॉक्टर के पास कराने आते हैं, लेकिन यहाँ चिंता की बात यह है कि जो डॉक्टर स्ट्रेस में हैं वो खुद सुसाइड कर रहे हैं। अब उनका इलाज कौन करेगा? क्या वाकई कामकाज का बोझ जूनियर डॉक्टर्स पर बहुत ज़्यादा है? क्या सीनियर डॉक्टर उनसे बहुत काम ले रहे हैं, या जूनियर डॉक्टरों में काम करने की क्षमता उतनी नहीं बची जितनी डॉक्टरों के लिए होनी चाहिए? क्योंकि डॉक्टर का पेशा ही अपने आप में स्ट्रेस वाला है। मरीजों से लगातार दो चार होना, ख़ासतौर से जो मरणासन सीरियस मरीज आते हैं, आईसीयू के पेशेंट होते हैं, उनकी जान को बचाना और जान नहीं बचा पाने पर मरीजों के परिजनों का तनाव झेलना, ये भी एक तरह का स्ट्रेस होता है। और चिकित्सा के पेशे में ये सबसे खतरनाक है, जो पढ़ाया नहीं जाता है, बल्कि तजुर्बे से डॉक्टर इस स्ट्रेस को झेलना सीखते हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज की हम बात करें तो ये स्थिति आज की नहीं है, लंबे समय से है। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका कहना ही होता है कि जब हम MD MS करते हैं तो हम कई बार 72 घंटे भी काम करते हैं। एक हफ्ते हम घर नहीं लौट पाते हैं, अस्पताल में डेरा जमाए रहते हैं, हॉस्टल से घर, हॉस्टल से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से हॉस्टल, या वार्ड भी रात बिताते हैं। ऐसा कई बार मौके आते हैं। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो टैलेंटेड तो हैं, लेकिन मेहनत करने के मामले में शायद उतने ज़्यादा मेहनती नहीं है जितनी इस पेशे को दरकार है। तनाव झेलने के साथ साथ आपको 24 घंटे काम करना है और उस 24 घंटे में मरीज की जान बचानी और खुद की जान बचानी है। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्काइप पर गांधी मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक रहे डॉक्टर भुवनेश गर्ग। स्काइप पर हमारे साथ रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी, और स्टूडियो हमारे साथ हैं हमारे युवा और वरिष्ठ दोनों का कॉम्बिनेशन आशीष दुबे जी पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत के पहले जो डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जो जूनियर डॉक्टर इस त्रासदी को झेल रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं और फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले सुनते हैं हड़ताली डॉक्टरों की राय। बस यही है कि जिन लोगों ने भी जो भी रिस्पॉन्सिबल है, दे आर हेल्प, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनके अगेंस्ट इंक्वायरी होनी चाहिए और उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। क्योंकि बहुत टाइम से ये प्रोपोगेट हो रहा है। अब तक हम इग्नोर करते हुए आ रहे थे कि ठीक है डॉक्टर बने हैं तो ये झेलना पड़ेगा, बट हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है डॉक्टर बन के, हमने कोई गलती नहीं करी डॉक्टर बन के, तो हम लोग अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं गंवा सकते हैं। मैं किसी भी अपनी जूनियर को या अपनी बैचमेट को दूसरे सरस्वती नहीं बनने दे सकते हैं। कौन है जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप? वो सारे नाम, वो जो भी इंक्वायरी, जो उनके घर वालों ने जिनके भी नाम लिए हैं, उनके अगेंस्ट हम लोग इंक्वायरी चाहते हैं। इंक्वायरी की मांग लगातार कर रहे हैं छात्र। उनका कहना है कि जिन्होंने ये कृत्य किया है उन पर जांच होनी चाहिए। और भी कुछ है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सर, आज यहाँ आप लोगों ने काम बंद हड़ताल कर रखी है, क्या मांगे हैं और क्या चाहते हैं अब आप? हमारी सबसे मुख्य मांग ये है कि जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुआ है, आत्महत्या की है डॉक्टर सरस्वती मैम ने, जो कि ऑब्स गायनी की रेजिडेंट थी, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए और जो उनके HOD मैम हैं वो अपने पद से इस्तीफ़ा दें। और भी लोग जो इस घटना में, अप्रिय घटना में जिनका सम्मिलित होना या जिनकी वजह से ये सब होना माना जा रहा है या फैमिली वालों ने या जांच में पाया जा रहा है, उन लोगों को अपने पोस्ट से हटाया जाए और पूरी कार्रवाई होते तक उन्हें उनकी पोस्ट से निरस्त रखा जाए। अगर जो आप मांगे कर रहे हैं, अगर मांग नहीं पूरी होती तो क्या लगातार इसी प्रकार हड़ताल जारी रहेगी? हमें कॉलेज प्रशासन और सारे जिम्मेदार जो पदाधिकारी हैं उन पे हमें पूरा भरोसा है। हमें लगता है कि जल्द से जल्द कोई अच्छा निर्णय आएगा, फैसला आएगा और हम लोग वापस अपना काम ज्वाइन कर पाएंगे। पर ये नहीं होता है तो हमें मजबूरन हड़ताल जारी रखनी पड़ेगी। इसका कारण ये है कि 6 महीने में ये दूसरा सुसाइड है। इसके पहले भी अगर कड़े कदम उठा लिए जाते तो ये नहीं होता। बदलाव आना ज़रूरी है, हमें मजबूरन स्ट्राइक कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। तो हमारे साथ हमारे सारे मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी, देवदत्त दुबे जी और आशीष दुबे जी। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत डॉक्टर भुवनेश गर्ग से, क्योंकि भुवनेश गर्ग ऐसे डॉक्टरों में शामिल हैं जो दो टूक बात करते हैं, साफ गोई की बात करते हैं, चाहे वो अपने
प्रोफेशन के बारे में हो, चाहे मुझे लगता है कि डॉक्टर गर्ग आवाज़ सुन नहीं पा रहा है, मैं अपने टेक्निकल स्टाफ से कहूँगा कि उनके ऑडियो को ठीक करें। डॉक्टर गर्ग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ, तो चलिए अभी चर्चा की शुरुआत आशीष जी आपसे। ये जो सारा मामला है, कहीं ना कहीं जो जूनियर डॉक्टर कह रहे हैं कि जिम्मेदार इस्तीफा दें, ये बड़ी मांग है। दूसरों का कहना ये है कि अगर कड़े कदम उठाए जाते तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। वो कड़े कदम कौन से, और ऐसा उन पर क्या माने गड़बड़ी हो रही है, कौन सा अत्याचार है, कितना काम लिया जा रहा है, और क्या इसके पहले कभी इस तरह का काम होता था या नहीं होता था? क्या ये अभी अभी शुरू हुआ है पिछले 5-10 सालों में? ये डॉक्टर उसके शिकार हो रहे हैं, क्योंकि जो सीनियर है हम उनसे पूछ सकते हैं कि उनके ज़माने में MDMS करने वाले जो छात्र थे वो कितना काम करते थे, किस तरह का स्ट्रेस झेलते थे, और उसके बाद वो कैसे अपनी आम जिंदगी को भी बेहतर बनाते थे। आपकी राय, क्योंकि ये मामला अगर इस तरह से बिगड़ेगा तो ना तो कोई बेहतर डॉक्टर ही कर पाएगा और ना कोई बेहतर डॉक्टर निकल पाएगा, क्योंकि इससे बड़े खतरे सामने दिख रहे हैं। आपकी राय? देखिए, ये जो मसला है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कोई एक खिंचाव है या संवादहीनता जैसी स्थिति है कुछ मुद्दों पर। क्योंकि देखिए, अब जिस लड़की ने, जो डॉक्टर ने जिसने सुसाइड किया है, वो छात्रा भी थी और वो उस स्टेज पे थी जहाँ पर उसको अपने करियर को आगे ले जाने के लिए कड़ी मेहनत करनी थी। और अक्सर ऐसा देखा जा रहा है आजकल, अगर हम इस एक घटना के साथ साथ और भी कई संस्थानों में जब देखते हैं, नज़र दौड़ाते हैं, खबरें सामने आती हैं, तो इस तरह की स्थितियां होती कि कई बार ऐसा हो रहा है कि जो छात्र हैं, जो नए हैं, जो अपने करियर के पहले चरण में हैं, वो तनाव नहीं झेल पा रहे हैं। वो तनाव झेलने के बजाय जो है सरेंडर कर रहे हैं अपने आप को या अपनी ज़िंदगी को। तो इसमें महत्वपूर्ण ये है कि देखिए, सरकारी अस्पतालों में जो अब पढ़ाई होती है या जिस तरह से भी चीज़ें सामने आती हैं, वो बड़ी तल्ख और सच्चाई होती है। किसी और संस्थान की बजाय सरकारी कॉलेज जो होते हैं, ख़ासतौर पर मेडिकल कॉलेज या मेडिकल अस्पताल, सरकारी अस्पताल होते हैं, वहाँ पर जो है स्वास्थ्य सेवाओं की सही हकीकत, सही स्थिति सामने आती है। मरीज का तरह तरह के मरीज होते हैं, उनके साथ डॉक्टर का भावनात्मक रिश्ता जोड़ने की एक डॉक्टर की वो शुरुआत होती है। तो उस वक्त का तनाव जो होता है, और अभी जो नई उम्र होती है, वो तनाव को काम सीखने के लिए कुछ अतिरिक्त मेहनत की होती है। इसमें मैं ये नहीं कहता कि कोई मतलब जो पीड़ित परिवार है या जो उनकी बेटी, उसने कोई उसमें कोई कमजोरी थी या इस तरह की कोई चीज़ें थी। लेकिन एक ऐसा मसला था जिसमें कॉलेज का पक्ष जो अलग अपनी बात कह रहा है कि उस छात्रा के साथ कुछ समस्याएं थी, जो उसको दूसरा इस छात्रा के साथ ही कुछ और कह रहे हैं। तो इसके बीच में भी कहीं कोई एक रास्ता या कहीं एक संवाद की कड़ी होगी जो टूट गई। इस वजह से ये जो है, ये एक समस्या है। और अब सरकार को देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश का चूंकि मामला है, तो सरकार को देखना चाहिए कि वो जो नए लड़के हैं जो MBBS के बाद MS और दूसरी चीज़ें करते हैं डिग्री के लिए और कड़ी चुनौतियों में आते हैं, तो वो जो हैं वो मानसिक रूप से थोड़े से मजबूत हों। वहाँ कहीं कोई एक उनके साथ, यानी MS और MD उन्हीं को दाखिला मिले जो उस मेहनत को करने के तैयार हो, या उसके साथ, हाँ, उनके साथ MBBS तो ठीक है, MBBS कर लिया आपने, लेकिन MD और MS में आप जाएंगे तो आपको फिर अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ अगर आप DM करने जाएंगे तो आपको उस पर और फोकस करना पड़ेगा। तो अगर आपकी मानसिक और शारीरिक क्षमता नहीं है तो कृपा करके आप MS और MD ना करें। सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए आप उस दौड़ में शामिल हो जाएंगे, फिर आप उतना दौड़ नहीं पाएंगे, तो फिर दिक्कत जाएगी और फिर बदनाम होता है संस्थान और फिर बच्चों की जान जाती है। थोड़ा सा ये है कि उनका थोड़ा, क्योंकि नए बच्चे, उनका एक भावनात्मक पक्ष, और आजकल बच्चे थोड़े संवेदनशील ज़्यादा हैं, तो वो जो उनके सीनियर डॉक्टर हैं, थोड़ा सा उनको समझ लें, सख्ती करें, लेकिन समझाइश के साथ करें, तो हो सकता है चीज़ें सुधर जाए। चलिए, हमारा संपर्क जुड़ गया है डॉक्टर भुवनेश गर्ग से। भुवनेश जी, हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? डॉक्टर गर्ग, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? देवदत्त जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आ रही है आपकी? चलिए, तो आपसे पूछ लेते हैं कि ये जो सारा मामला है, क्योंकि डॉक्टर गर्ग पर हमारा फोकस इसलिए कि वो
जीएमसी के पढ़े हुए हैं, गांधी मेडिकल को जानते हैं, हमीद अस्पताल को जानते हैं, और एमएसएमडी में जो मेहनत करनी पड़ती है उससे भी वो वाबस्ता हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। आपको लगता है कि जो बच्चे काम कर रहे हैं, क्या उन बच्चों में टैलेंट तो है लेकिन मेहनत करने का उतना मादा है या नहीं? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो आसमानी सुल्तानी कराया जा रहा हो। अगर आसमानी सुल्तानी कराया जा रहा है तो जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर भुवनेश गर्ग जैसे लोग हैं, ऐसे सैकड़ों डॉक्टर जो जीएमसी से निकले हैं, वो जरूर अपने जूनियर्स के समर्थन में खड़े होते। अगर ऐसा कुछ हुआ तो जरूर डॉक्टर गर्ग इस बारे में बातचीत करेंगे। गर्ग साहब, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? दुबे जी, आपकी राय? जी, देखिए, न केवल डॉक्टर बल्कि हर क्षेत्र में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आम आदमी इतना कमजोर होता जा रहा है। पहले जो सहन शक्ति थी, मेहनत करने की शक्ति थी, वो बहुत कमजोर होती। खाने पीने, रहन सहन और जो भी आधुनिक उसमें हो। अन्यथा डॉक्टरों ने तो कोरोना जैसी महामारी से, जो दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी थी, उससे लड़े और 24 घंटे काम किए, घर नहीं गए। तो ये जो पूरा इसमें संतुलन बनाने की जरूरत है, जो वरिष्ठ लोगों को समझना चाहिए कि नई पीढ़ी इंटेलिजेंट है, ईमानदार है, समझदार है, लेकिन उसकी थोड़ी सी सहनशीलता कम है, वो जल्दी से डिप्रेशन में आ जाती है। असल में हमने अपने बच्चों को चॉकलेटी बच्चे बना दिया है। बिल्कुल, जरा सी चोट लगने पर हम डिटॉल लगाते हैं, जरा सी चोट लगने पर हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो उनमें वो जीवन के जो संघर्ष है उनको लड़ने की क्षमता कम है। और ये कोई मेडिकल स्टूडेंट्स की बात नहीं है, सारे बच्चों की बात है। ये सारे बच्चे उतने रफ टफ नहीं रहे जितने पुराने जमाने में होते थे, या जितनी दरकार है आज के जमाने के संघर्ष को देखते हुए। जी दुबे जी। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि केवल चिकित्सा क्षेत्र नहीं, हर क्षेत्र में एक तो माँ बाप ने जो लाड़ प्यार ज्यादा दिया। हम लोग के माँ बाप से, हम लोग बात करने में माँ से कहते थे कि पिताजी से ये चीज दिलवा दो। आजकल के बच्चे अरे यार पापा करके और वो सब करते हैं। तो जिस तरह उनको ये भान ही नहीं होता है कोई हमें डांट के। चलिए, मैं बीच में रोकूंगा। आपको लगता है डॉक्टर गर्ग से हमारा संपर्क हो गया? डॉक्टर गर्ग साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ। बहुत व्यवधान के बाद जिस तरह से मेडिकल कॉलेज में व्यवधान चल रहा है, वैसे ही आज की बातचीत में व्यवधान आ गया। लेकिन चलिए, देर से आपसे चर्चा शुरू हो रही है। हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि जिस ढंग से जो मेहनत की ज़रूरत होती है मेडिकल के पढ़ाई में, उस प्रोफेशन में, उसकी दरकार अब पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। और डॉक्टर गर्ग के बारे में हम बता दें अपने दर्शकों को, वो पहले से भी जानते हैं। कोरोना काल से लेकर अब तक जो उन्होंने बहुत सारी साफ गोई की बातों के लिए वो जाने जाते हैं। खासतौर से जो फार्मेसी का जो एक कुचक्र होता है उससे भी वो काफ़ी लड़ते हैं। इसके अलावा वो ये बताते हैं कि किसी भी डॉक्टर को दवा कंपनी के एजेंट के रूप में काम नहीं करना चाहिए, और इसके लिए कई बार वो ऐसी कंपनियों के लिए खलनायक भी होते हैं। लेकिन डॉक्टर गर्ग, आपसे हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि जिस कॉलेज से आप निकले हैं, अगर वहाँ के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं तो क्या बच्चों में टैलेंट कम है, उनमें मेहनत करने की क्षमता कम है, या जो सीनियर स्टाफ है वो उन्हें ठीक से पढ़ा नहीं पा रहा है? क्योंकि मेडिकल कॉलेज की जो पढ़ाई है वो टेक्निकल पढ़ाई ज़रूर है, लेकिन इंजीनियरिंग से अलग है। इंजीनियरिंग में जैसा चर्चा में हम लोग बात करते हैं कि पुल गिर जाता है तो कोई इंजीनियर को मारने नहीं जाता, लेकिन अगर कोई मरीज की मौत हो जाती है बहुत इलाज करने के बाद भी, तो सबसे पहले निशान पर डॉक्टर आता है। तो क्या ये जो स्ट्रेस की बात है, स्ट्रेस को लेकर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जबकि आम आदमी स्ट्रेस का शिकार होने के बाद डॉक्टर के पास जाता है, डिप्रेशन का शिकार होने के बाद डॉक्टर के पास जाता है कि मुझे डिप्रेशन से निकालो, सुसाइड मोड से बचाओ। यहाँ तो खुद ही बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो ये बच्चों की कमजोरी है, या प्रबंधन की गड़बड़ी है, या फिर पढ़ाने वालों की दिक्कत है? क्या ये मामला क्या है? नहीं, देखिए राघवन जी, जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है और जिस तरह से माँ बाप की अपेक्षाएं अपने एक बच्चे, देखिए पहले कुनबा होता था, बहुत सारे बच्चे होते थे, सब आपस में लड़ झगड़ के पल जाते थे। आज वो स्थिति नहीं है। एकल परिवार है, एक बच्चा है, और उस बच्चे को बिल्कुल दूब की तरह, महीन मुलायम घास की तरह पाला गया है कि जिसको कोई जरा भी तकलीफ ना दे। और वो एक संघर्ष के समय में बाहर आता है, 11वीं 12वीं के समय में, जब उसके सामने अथाह जन समूह होता है, भेड़ बकरियों की तरह उसको मिनी वैन में, वेटर रोड में भर के ले जाया जाता है कोचिंग के लिए, जहां स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन उसको कोचिंग भागना होता है स्कूल से लौट कर, और दिन रात वो उसी में घुसा रहता है। तो मैं आपके सामने बहुत एक छोटा सा आंकड़ा रखता हूँ कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने, एनसीआरबी ने एक आंकड़ा दिया है कि हर 42 मिनट पर हमारे देश में एक बच्चा सुसाइड कर रहा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स झेल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दिन भर में कितने, अगर हम आकलन करें साल में कितने। अभी पिछले 2 महीने में कोटा में 9 बच्चों ने सुसाइड किया है। पिछले 6 महीने का ये आंकड़ा 15 है।
ये बहुत गंभीर आंकड़ा है। और जिस तरह से हमारे देश में मात्र चंद हजार मौत होने वाली एड्स के लिए सालाना प्रोग्राम होते हैं, ढेरों करोड़ों का बजट होता है, और जिस तरह से हमारे देश में कोविड को लेकर 3 साल में हमने देखा कि 1-1, 2-2 लाख कुल मौतें हुई, 3 साल में कुल 5 लाख मौतें हुई हैं कोविड की। मैं मौतों को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कुल इतनी कम मौतों के मुकाबले जहां 1.5 लाख 2 लाख मौतें हर साल सड़कों पर हो रही हैं, और हमारा सिस्टम क्या करता है, एक हेलमेट की उगाई से लेकर सीट बेल्ट की उगाई के अलावा और क्या काम होता है उसमें? हम कोई रेश ड्राइविंग को कंट्रोल नहीं करते, हम सड़कें ठीक नहीं करते, हम गड्ढे ठीक नहीं करते, हम ब्लाइंड लूप्स नहीं ठीक करते। तो मेरा इशू सिर्फ ये है कहने का कि हमारे सामने बहुत सारे मुद्दे हैं, और जहां तक अभी आत्महत्या की बात है, सुसाइडल टेंडेंसी की बात है, तो जब आप बच्चे पर, जो कि बिल्कुल एक तरह से रेस के घोड़े की तरह तैयार होना चाहिए था, आपको उसने आलसी गधे की तरह तैयार किया है। अब आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो रेस में दौड़ जाए और फर्स्ट भी आए और सारे काम भी करे। देखिए, मेडिकल की पढ़ाई तो पहले से ही बहुत विकट रही है, और हम तो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने के बाद भी रोज हमारे लिए हर नया मरीज हमारी परीक्षा लेता है, क्योंकि उसके साथ जितनी विकटताएं होती हैं वो किसी किताब में नहीं लिखी होती हैं। यहाँ इशू इस बात का है कि बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं, क्या हम उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं? काम का बहाना मैं समझता हूँ बहुत बड़ा बहाना है। काम, अगर आप अभी काम नहीं करेंगे 3 साल, तो कब काम करेंगे? तो इसलिए मैं ये नहीं मानता कि बहुत काम कराया गया। डॉक्टर साहब, जो बात निकल कर आ रही है वो ये कि 36 घंटे काम कराया जाता है, काम का दबाव इतना है कि अब हम ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इसके लिए मैनेजमेंट हमारी सुन नहीं रहा है। तो 36 घंटे काम क्या पहले होते थे या कम होते थे, या अब बढ़ा दिए गए? क्या चक्कर क्या है? राघवेंद्र जी, जूनियर डॉक्टर्स को जो पढ़ने आया है उसको प्रैक्टिकली रेजिडेंट डॉक्टर इसलिए कहा जाता है कि उसको 24 घंटे वहीं रहना है। मैं आपको मेरे जीवन का वाकया सुनाता हूँ कि मेरे बैच में मुझे लगभग 7 दिन इमरजेंसी ड्यूटी करना पड़ती थी, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा वर्कलोड था, और 3 साल हमने 24 घंटे काम किया है। कभी कोई शिकायत की स्थिति नहीं बनती थी, क्योंकि हम उसको हमारे जीवन का ध्येय लेके समझते थे। और आज मैं समझता हूँ मेरी सफलताओं के पीछे उस चीज का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन हम उसके लिए मानसिक तौर पे परिपक्व थे। हमने अपने आप को उस चीज के लिए तैयार करके रखा था। यहाँ इशू क्या है कि आपने 9 महीने की लीव भी ले ली, आप लगातार छुट्टी पर हैं, आप लगातार एब्सेंस हैं, आप दिन में घूम फिर के भी आए, होटल में खाना खा के आए, फिर आप 2 घंटे ड्यूटी पे चले गए, फिर आप कमरे में चले गए। मैं किसी चीज को जस्टिफाई या अनजस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैं दिवंगत आत्माओं के लिए मैं किसी तरह की कोई अनर्गल बात नहीं कर रहा हूं। सबके लिए मेरी सहानुभूति है, सबको मेरी श्रद्धांजलि है, लेकिन मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि एक व्हाट्सएप मैसेज की पूरी व्याख्या होनी चाहिए। मैं समझता हूं हमारे पुलिस के काबिल अधिकारी इसके ऊपर जरूर बात कर रहे होंगे कि और क्या कारण थे। व्हाट्सएप मैसेज मैं नहीं समझता किसी तरह का कोई दायरा है, अनटिल अनलेस की कोई हैंडराइटिंग में लिखा हुआ किसी को नामजद हो। क्योंकि देखिए, मैं आपके सामने उदाहरण रखूं तो मुंबई के एक हॉस्पिटल में एक तावड़े नाम की लड़की ने कुछ एक व्हाट्सएप को लेकर सुसाइड किया, जिसका कोई दूर दूर तक लेना नहीं था, बहुत पुराने थे, लेकिन 3 सीनियर लड़कियों को बिना बात के जेल जाना पड़ा। वो आज तक उस सदमे से नहीं उबर पा रही हैं। हमारे देश में राजस्थान में हमने देखा डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि थानेदार उसको एक मरती महिला को नहीं बचा पाने के उसमें उसका पूरा परिवार उसको कर रहा था, और थानेदार उससे पैसे मांग रहा था, उसको बोल रहा था मैं तेरे को हथकड़ी लगा के लेके जाऊंगा। क्या कार्रवाई हुई इन सबके खिलाफ? मेरा यह कहना है कि आज किसी भी घटना को लेकर आपके बच्चे मानसिक तौर पे तैयार हैं या नहीं है, ये माँ बाप की पहली जिम्मेदारी है कि वो ये देखें कि हमारा बच्चा वो लोड उठा सकता है कि नहीं उठा सकता है। नहीं उठा सकता है तो आपको सीट जाया नहीं करना चाहिए। हमें क्लिनिकल ब्रांचेस के अलावा बहुत सारी नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस हैं, आप 9 से 5 की ऑफिशियल ड्यूटी करिए, कोई परेशानी नहीं है। फिजियोलॉजी से लेके फार्मेकोलॉजी से लेके पैथोलॉजी से लेके बहुत ढेर सारी ब्रांचेस हैं। 13 सब्जेक्ट की जगह अब तो करीब करीब 25 सब्जेक्ट हो गए। अब तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया, आप ड्यूटी पे आइए, बढ़िया रोक झाड़िए, सबके ऊपर चले जाइए। यहाँ ये समझना पड़ेगा कि हम एक तरफ तो क्लिनिकल ब्रांच में जाना चाहते हैं, जो क्लिनिकल ब्रांच सर्जरी या ऑब्स्टेट्रिक्स ये 24 घंटे की ब्रांच है, आपको लगातार काम करना पड़ेगा, और आप आज दोष दे रहे हैं उस सिस्टम को। मेरा ये मानना है कि जब विभाग में किसी भी उसमें एक यूनिट में कम से कम 25 से 27 लोग ड्यूटी पर होते हैं, तो कैसे संभव है कि वर्कलोड हो गया? हाँ, अगर आप लगातार लापरवाही कर रहे हैं, आप लगातार एब्सेंट हैं, आप लगातार काम पर नहीं हैं, और आपकी थीसिस डिले हो रही है, आपकी ड्यूटी रोस्टर पूरा नहीं हो रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा? प्रोफेसर अरुणा जी के लिए मैं नहीं समझता कि ये कोई
देखिए, हमेशा वो व्यक्ति सामने आ जाता है जो काम करवाना चाहता है। आप काम मत करवाइए, सब खुश रहेंगे। ये कोई तरीका मैं नहीं मानता। डॉक्टर मेरा एक सवाल और है कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आपने कहा कि अगर आप में उस काम करने की काबिलियत कम है तो कृपा करके उधर मत जाइए, बहुत सारी दूसरी ब्रांचेज हैं। लेकिन जिस ढंग से जूनियर डॉक्टर्स अपने सीनियर्स के बारे में टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये किस तरह की मानसिकता को दर्शाता है? क्योंकि ये भी इस पेशे में या तो शुभ संकेत है या फिर खतरनाक संकेत है इसके इस पेशे की। ये बहुत खतरनाक संकेत है राघवेंद्र जी, क्योंकि क्या हो गया है कि जिस तरह से एक तरह से जो हम फैमिली बॉन्डिंग कहते हैं, हमारे समय में हॉस्पिटल में फैमिली बॉन्डिंग होती थी। हमारे टीचर्स हमारे लिए खड़े हो जाते थे कि रात को उसने ड्यूटी पे खाना खाया कि नहीं, तो कहीं से खाना आता था हमारे लिए व्यवस्थाएं करने के मामले में वो तैयार होते थे। मैं समझता हूँ आज वो बॉन्डिंग खत्म हो गई है। बॉन्डिंग खत्म होने की वजह से क्या है कि एक दूसरे से तालमेल नहीं है, एक दूसरे के साथ व्यवहार नहीं है, ना टीचर्स के साथ, ना फैकल्टी के साथ, मैं लौटूंगा क्योंकि मरीजों के साथ आपसे बहुत सारी बात करनी थी, काफी देर तक आपसे बातचीत नहीं हो पाई। अंतिम दौर में जो भी समय होगा हम आपसे जरूर पूछेंगे। दुबे जी, आप अपनी देवदत्त जी आप बात पूरी करिए, फिर मैं आशीष के पास आऊंगा और अंतिम टिप्पणी डॉक्टर ग्रस्त से लेंगे। बस बात वही है कि हर क्षेत्र में जो नई पीढ़ी है जिस तरह से कमजोर होती जा रही, संघर्ष करने की क्षमता कम होती जा रही, इसको कम से कम नई जो सीनियर है उनको समझना चाहिए, उनको बड़े प्यार से उनको टैकल करना चाहिए, बड़े समझाना चाहिए और उनको तैयार करना चाहिए कि ये काम तो करना ही है। ये संघर्ष तो हो गई जीवन में, जो संवादहीनता हो गई है, जो मोबाइल में लोग केंद्रित हो गए, आपस में परिवार में बात हो रही है, अब इसके लिए तो इसके कारण ही सब। देवदत्त जी, इसके लिए तो बाकायदा सब जगह कहा जा रहा है कि योगा करिए, मेडिटेशन करिए, ताकि आप स्ट्रेस से बाहर आएं और जो आपके सामने चुनौतियां उनसे आप निपट सके और अपने काम पर फोकस रख सके। आशीष जी, जो डॉक्टर गर्ग ने कहा, जो देवदत्त दुबे जी कह रहे हैं कि बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि वो जो जिस पढ़ाई में आए हैं उसमें 24 घंटे का तनाव है। आप उसको सिर्फ MD-MS के तनाव से मत जोड़िए, क्योंकि आप MD-MS कर लेंगे इसके बाद तनाव और बढ़ेगा। क्योंकि ये जो रेसिडेंस डॉक्टर की बात है, ये इसके साथ साथ जब आप अपनी निजी जिंदगी के अलावा प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो 24 घंटे काम करना पड़ेगा और फिर उसको आप कैसे झेल पाएंगे? तो अगर आप उसको झेल पाने की स्थिति में नहीं है तो फिर MS और MD ना करें। जैसा डॉक्टर गर्ग कह रहे हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, उधर आप मूव करें, क्योंकि आप कोई सीट ले भी रहे हैं और उसको जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े विचार की जरूरत है। आपकी राय? बिल्कुल सही है। मैंने जब शुरू में भी ये कहा था कि संवाद का दोनों पक्षों के बीच में कोई एक पुल बनाना चाहिए। और दूसरी बात, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सीनियर्स हैं उनके, जो उनके इंचार्ज हैं, वो उनको बिल्कुल ही एकदम नरमी से पेश आए। तो जब हमने देखा है जब बहुत ज़्यादा नरमी होती है तो बहुत अच्छे से जो स्टूडेंट है वो सीख नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं सख्ती जरूरी है, लेकिन उसके साथ संवाद और समन्वय भी जरूरी है, ताकि अब नए बच्चे जिस तरह के माहौल में आए हैं या जिस तरह का माहौल हम उनको दे पाए हैं, उसमें वो एक मानसिक रूप से उनकी जो थोड़ा सा कमजोर स्थिति है वो तो सामने ही है। तो इसलिए इन सबके बीच में से कोई रास्ता निकाल देना चाहिए, ताकि थोड़ा सा अपना जो मानसिक एक कहते हैं जो कमजोर स्थिति की तरफ ना पहुंच पाए। और दूसरी बात यह है कि देखिए, जो रास्ता चुना है तो वो रास्ता तो पहले चुनने के पहले ही समझ में आता है कि बहुत सख्त होगा और उस पर आपको चलना है। तो उसको चलने के लिए वो मानसिक तैयारी पारिवारिक स्तर पर भी बच्चे के पीछे होनी चाहिए। आशीष जी, एक बात और, ये दिक्कत सिर्फ मेडिकल साइंस में नहीं है, ये तो IIT में भी ड्रॉप आउट्स बढ़ रहा है बच्चों का। और उसी के चलते IIT मुंबई ने, IIT मद्रास ने, IIT चेन्नई ने भी अपने उसमें नियम कायदे में बदलाव किया ताकि ये ड्रॉप आउट रेट ना बढ़ पाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सख्ती की जरूरत है। मैं एक छोटी सी कहानी जरूर बताऊंगा। कहा गया था कि जब कलयुग आएगा तो बच्चे माताओं के प्यार में बिगड़ जाएंगे। आप देखिए कि जो माँ बच्चों को प्यार करती है, उसमें उदाहरण दिया था कि जैसे कलयुग में, हम समझने के लिए कह रहे हैं, इसका कोई दृष्टांत से धार्मिक संबंध नहीं है, कि जब गाय को जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसको इतना प्यार करती है, अपनी जुबान से उसको बहुत चाटती है, और इतना प्यार करती, जुबान से चाटते चाटते उसको कई बार वो नवजात जो बछड़ा होता है, बछड़ी, उसको लहूलुहान हो जाता है। तो आप बच्चों को इतना प्यार कर रहे हैं कि वो लहूलुहान हो रहा है आपके प्यार में, वो मर भी सकता है। तो कम से कम आज के जो पेरेंट्स हैं बच्चों को इतना प्यार ना करें कि वो जिंदगी के संघर्ष में पिछड़ जाएं और स्ट्रेस को झेल ना पाए। डॉक्टर साहब, आपकी बहुत संक्षेप में अंतिम टिप्पणी, समय बहुत कम बचा, 30-40 सेकंड में। मैं बहुत स्पष्ट मैसेज देना चाहता हूं इन बच्चों के माँ बाप को। हमारे देश की 25 साल से कम उम्र की जो जनसंख्या है वो राघवेंद्र जी 52.7% है आज मेरे देश में। बहुत बड़ा दायरा है जो तनाव झेल रहा है। माँ बाप को चाहिए
कि वो अपने बच्चे को जन्म से पहचानना शुरू करें, वो कितनी क्षमता ले सकता है, वो किस तरह का काम कर सकता है, वो कितने अपने आप को, और उसको छोटे छोटे संघर्ष झेलने के लिए प्रेरित करें। उसको बिल्कुल हथेली में छुपा के ना रखें कि हाय मेरा बच्चा, ये नहीं हो सकता है। चॉकलेटी बॉय ना बनाएं, मजबूत बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो तीनों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा। देवदत्त जी आपका साधुवाद, डॉक्टर गर्ग आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में चले, आशीष दुबे जी आपका बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मेडिकल कॉलेज भोपाल में जो आत्महत्या की घटना हुई है, पिछले 7 महीने में दूसरी आत्महत्या है, और तीसरा आत्महत्या के लिए एक डॉक्टर ने नींद की गोलियां या दवा ओवरडोज लेकर जान देने की कोशिश की। चिंताजनक है, लेकिन इसके पीछे डॉक्टर्स के भीतर पढ़ाई का जो जज्बा है उसमें कमी की बात भी सामने निकल कर आ रही। कहीं ना कहीं प्रबंधन को भी ध्यान देने की जरूरत है और बच्चों के पेरेंट्स को भी। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।